हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 14 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद MCQs। आज के दिन की क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं से संबंधित हम बातें कवर करेंगे, और ये आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है वो सब बातें कवर करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे। इन क्वेश्चंस को हम करंट अफेयर्स के साथ जोड़ देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है उन सब के बारे में हम बातचीत करते हुए ये सब कहानी पूरी कवर करते हैं। तो ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज के दिन की क्या खास बातें हैं थोड़ी सी पहले वो बता देते हैं, उसके बाद में कुछ और खास बातें हम कवर करेंगे। आज ही के दिन 1996 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को ब्राउन संशोधन के अंतर्गत हथियार भेजने प्रारंभ किए थे। और आज ही के दिन की बात है 14 जुलाई 1999 को पापुआ न्यू गिनी के एक नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे, मैक्री मोरिटा नाम के। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप ये बताइए कि पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है, कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। 2003 में आज ही के दिन रूस की येलेना इसिनबाएवा ने महिला पोल वॉल्ट में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। 2003 की बात है। तो चलिए अब हम कुछ नई बातें कवर करेंगे। आज का दिन किन के लिए विशेष है, यानी कि किन किन महान हस्तियों ने जन्म लिया उनके बारे में हम बातें कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे पहला जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे भारत के विकास में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान दिया है और दे रहे हैं। तो चलो इनके बारे में शायद आपने सुना भी होगा। इनका नाम है अनिल फिरोजिया। ये सांसद हैं, कहां के सांसद हैं ये? उज्जैन के। उज्जैन तो आपको पता ही है कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। और उज्जैन के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि बड़ा प्यारा ये शहर है। इसके बारे में चर्चाएं तो आम अखबारों में होती ही रहती हैं। और यहाँ के सांसद हैं अनिल फिरोजिया, जिनका जन्म 14 जुलाई 1971 को हुआ था। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। तो चलिए यहां पर जैसे हम बात करेंगे, आज इनका जन्मदिन है 14 जुलाई के दिन, और आज एक कार्यक्रम भी रखा गया है, एक पेड़ मां के नाम, यानी कि अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाइए। ये मुहिम शुरू की है अनिल फिरोजिया ने, जो कि एक बहुत अच्छी, ये आप कह सकते हैं पहल है। सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने एक नए कार्यक्रम की भी यहाँ पर क्या है शुरुआत करनी है, सेवा समर्पण कार्यक्रम। दिव्यांग भाई बहनों को ट्राईसाइकिल वितरण की जाएगी, ठीक है। तो ये कब होगा? 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो इस प्रकार से ये अच्छी पहल की गई है अपने जन्मदिन को बनाने के लिए। तो यहां पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये कौन सी पार्टी से वहां के सांसद हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के। तो आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जल्दी जल्दी से बताएंगे कमेंट में। अगर आपने इसमें लिखा होगा 6 अप्रैल 1980 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। जब इस पार्टी की स्थापना की गई थी तो उस समय इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी का।
अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि एक अच्छे राजनेता होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। और जैसे पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन वर्तमान की दृष्टि से अगर बात की जाए तो कौन है इस भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, तो किसका नाम आता है? जगत प्रकाश नड्डा, जिसे हम जेपी नड्डा के नाम से जानते हैं। और इनको अब कैबिनेट में भी जगह मिली गई है। आप कमेंट में ये बताइए कि इनको कौन सा कार्यभार सौंपा गया है केंद्रीय कैबिनेट में। जल्दी से आप इनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी और एक इनके साथी और हुआ करते थे, जिनको अभी 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी के साथी लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी बहुत बार इस भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, तो बाकी जैसे हम ऑप्शंस की बात की जाए उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसी भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात आपको और ध्यान में रखनी है। एनडीए गठबंधन का नाम आपने सुना होगा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इस एनडीए का नेतृत्व करती है भारतीय जनता पार्टी। और अभी जो एक गठबंधन बना हुआ है INDIA, इसमें मुख्य भूमिका किस पार्टी की है? तो आप कह सकते हैं इसमें कांग्रेस की मुख्य भूमिका है। और कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए तो अभी कद्दावर नेता कौन है? राहुल गांधी। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन है? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अभी कांग्रेस के राहुल गांधी जो हैं वो लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी लोकसभा में सदन के नेता के रूप में अभी वहां पर बने हुए हैं। ठीक है, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। और इसी जनता पार्टी की तरफ से सांसद हैं अनिल फिरोजिया, जिन्होंने अपने जन्मदिन को मनाने के लिए एक पहल शुरू की है, एक पेड़ मां के नाम। तो बहुत अच्छी पहल है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेवा समर्पण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा थोड़ी ही देर में, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। अब चलो इसी उज्जैन के बारे में आप बता दीजिए, जहां से ये सांसद हैं अनिल फिरोजिया। तो जल्दी से बताएं, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उज्जैन के बारे में आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले आपको पता ही है ये उज्जैन किस भारतीय राज्य में है? तो आप कहेंगे ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश बहुत ही स्वच्छ शहरों में से एक माना जाता है। यह शहर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है, दिस सिटी इज ऑल्सो फेमस फॉर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल। और जैसे हम बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में, तो दूसरा पॉइंट लिखा है यह शहर नर्मदा नदी के पास स्थित है। तो आप कहेंगे दूसरा पॉइंट गलत है, क्योंकि यह नर्मदा नदी के किनारे नहीं है। तो फिर कौन सी नदी है? वहां पर एक नदी का नाम है जिसे हम शिप्रा नदी के नाम से जानते हैं। तो नर्मदा नदी का नाम नहीं आएगा, बल्कि शिप्रा नदी का नाम आएगा। यह मध्य भारत के मालवा पठार पर स्थित एक शहर है। इस राज्य का 5वां सबसे बड़ा शहर माना जाता है। और यही वो उज्जैन है जिसे हम उज्जैनी के नाम से जानते हैं। यहां पर कुंभ मेला लगता है 12 सालों में, हर 12 साल के बाद ये कुंभ मेला लगता है। अगर आपने इसमें लिखा होगा केवल एक, यानी कि ऑप्शन ए अगर आपने टिक किया होगा, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है इसके बारे में। और जब हम प्राचीन समय की बात कर रहे होते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं, तो आपने एक टॉपिक जरूर पढ़ा होगा 16 महाजनपदों के बारे में। महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, उन सब की बातें हम कवर करते हैं। तो हम कितने जनपद पढ़ा करते हैं? 16 महाजनपद पढ़ते हैं। जनपद तो बहुत थे, लेकिन महाजनपदों की बात की जाए तो 16 थे। उन 16 में से एक आपने पढ़ा होगा अवंती के बारे में, है ना, अवंती महाजनपद के बारे में। तो ये जो था, ये उज्जैनी क्षेत्र, ये अवंती महाजनपद की कभी राजधानी रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। जिन्होंने ए ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक है। अब चलो हम चलते हैं आज के दिन जिनकी जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है, जिन्होंने कुछ न कुछ योगदान दिया है किसी न किसी माध्यम से।
इन सब को हम करंट अफेयर्स के माध्यम से हम कवर कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं आज के दिन जिनकी जयंती है उनके बारे में। इनका नाम क्या है, इनके बारे में आपको पता ही होगा, जब आप इतिहास कवर करते हैं तो इनके बारे में आप पढ़ते भी होंगे। इनका नाम है गोपाल गणेश आगरकर। गोपाल गणेश आगरकर जो हैं उनकी क्या है, आज जयंती है। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था 1856 में। कहां पर इनका जन्म हुआ, सतारा। और ये सतारा वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो कहां पर है, तो आप कहेंगे ये महाराष्ट्र का हिस्सा है। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। समाज सुधारक गोपाल गणेश आगरकर की आज जयंती है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 17 जून 1895 को इनकी मृत्यु हो गई थी। एक अच्छे सुधारक होने के साथ साथ एक बेहतरीन पत्रकार भी रहे ये गोपाल गणेश आगरकर। इन्होंने छुआछूत और जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया था और इनका मानना था कि विधवा विवाह होना चाहिए, यानी कि अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उस महिला को पूरा अधिकार है कि वो दूसरा विवाह करे और अपना जो वैवाहिक जीवन है उसे अच्छे से जिए। तो विधवा विवाह के ये क्या थे, समर्थक रहे। और इन्होंने कहा कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, यानी कि बच्चों की शादियां नहीं होनी चाहिए, छोटी उम्र में शादियां नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार के ये थे हमारे समाज सुधारक। इनके बारे में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तो एक क्वेश्चन आप ये बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोपाल गणेश आगरकर ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। आपने एक जरूर नाम सुना होगा, एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं हमारे, जिनको हम लोकमान्य के नाम से जानते हैं। लोकमान्य किसको बोला जाता है, बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। तो इनका भी क्या संबंध रहा, ये गोपाल गणेश आगरकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सहपाठी रहे थे। इन्होंने क्या किया था, समाज में सुधार लाने के लिए भरसक प्रयास किया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और ये भी क्या है, अपने एक प्राध्यापक के रूप में कार्य करते रहे। इन्होंने भी समाज में सुधार लाने के लिए अपने स्तर पर कार्य किया। और इन्होंने किस समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था, तो उसका नाम आता है सुधारक नाम से, ठीक है। और जिसकी बात करते हैं, एक कॉलेज था फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे में था, उसमें ये प्रधानाध्यापक बनाए गए थे। और कहा जाता है कि लंबे समय तक, जब तक इनकी मृत्यु हुई तब तक ये वहां पर रहे थे। पहले तो इनका काफी अच्छा संबंध माना जाता था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ। बाद में कहा जाता है कि इनका टकराव हो गया था, ठीक है। तो ये प्रकार आपको ध्यान में रखना है। तो एक शायद आपने नाम भी सुना होगा, केसरी। ये जो केसरी है ये किससे संबंधित है, तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। इससे भी जुड़े हुए थे गोपाल गणेश आगरकर, लेकिन बाद में मतभेद होने के कारण इन्होंने ये छोड़ दिया था। लेकिन अपना जो इन्होंने शुरू किया उसका नाम था सुधारक। और ये जो सुधारक था ये हफ्ते में एक बार आया करता था, यानी कि जिसे हम साप्ताहिक समाचार पत्र कह देते हैं। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। और एक शायद आपने नाम सुना होगा दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के बारे में। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, 1894 के आसपास की गई थी। किसने की थी, तो नाम आता है गोपाल गणेश आगरकर का। तो ये कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो नाम आता है गोपाल गणेश आगरकर का। और अगले ही साल ये किस रूप में अस्तित्व में आया था, तो फर्ग्यूसन कॉलेज की भी स्थापना हुई। और इसमें इस कॉलेज में प्रोफेसर रहे दोनों के दोनों, गोपाल गणेश आगरकर भी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी, ठीक है। बाद में जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने इस को छोड़ दिया था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और एक मराठी में छपा करता था केसरी, उसके मुखिया माने जाते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। और एक छपा करता था मराठा नाम से, मराठा,
जिसे हम द मराठा के नाम से जानते हैं। और ये द मराठा ये कौन सी भाषा में था? ये अंग्रेजी भाषा में था। इन दोनों की बात की जाए तो दोनों के दोनों किससे संबंधित हैं? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से संबंधित हैं। और एक क्वेश्चन शायद आपने और भी सुना होगा जाट गजट के बारे में। इस जाट गजट की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत रोहतक से की गई थी। रोहतक वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा का एक जिला है। यहीं से शुरुआत की गई थी जाट गजट नामक अखबार की, जो कि हफ्ते में एक बार आया करता था। यानी आप कह सकते हैं ये समाचार पत्र साप्ताहिक था और हर मंगलवार को ये छपा करता था। और इसमें अगर हम बात करें किसके नेतृत्व में ये छपता था, तो आपने नाम सुना होगा सर छोटू राम का। तो सर छोटू राम के नेतृत्व में ये अखबार हर मंगलवार को हफ्ते में एक बार छपता था रोहतक हरियाणा से। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अब चलो जी हम चलते हैं नेक्स्ट, इनके बारे में जान लेते हैं क्योंकि इनकी भी आज जयंती है। इनका नाम है कैलाश चंद्र जोशी। कैलाश चंद्र जोशी जो हैं ये किस मायने में महत्वपूर्ण रहे हैं? तो ये मध्य प्रदेश के सीएम रहे, मध्य प्रदेश के सीएम। और कब से कब तक रहे मध्य प्रदेश के सीएम? 26 जून 1977 से लेकर 17 जनवरी 1978 तक ये मध्य प्रदेश के सीएम के रूप में कार्यरत रहे। ठीक है, लेकिन जब हम आपसे ये पूछें कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। चलिए जल्दी से बताएं वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। अगर आपने लिखा होगा मोहन यादव तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। कौन सी पार्टी के हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। विष्णुदेव साय की बात की जाए तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो आप लिखेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। भजनलाल शर्मा की बात की जाए तो ये कहाँ के हैं? वर्तमान में ये राजस्थान के सीएम हैं। प्रमोद सावंत की बात की जाए तो ये कहाँ के हैं? तो ये हैं गोवा के। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? करंट अफेयर्स की कुछ बातें भी आपको बता दी। वापिस आ जाइए कैलाश चंद्र जोशी के बारे में जानने के लिए। इनका जन्म आज ही के दिन 1929 में हुआ था, आजादी से पहले। और इनकी मृत्यु 24 नवंबर 2019 को हुई थी भोपाल में। ठीक है, यानी कि ये मध्य प्रदेश के थे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं। और मध्य प्रदेश के सीएम भी रहे। और जैसे बात करें ये उस राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कौन रहे थे? तो नाम आता है कैलाश चंद्र जोशी का। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में आपको ये पॉइंट होना चाहिए। ये 8 बार विधायक रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि लोकसभा के सदस्य भी रहे और राज्यसभा के भी सदस्य रहे। ऐसे थे कैलाश चंद्र जोशी, भोपाल से ये सांसद रहे थे। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अब हम जान लेते हैं इनके बारे में भी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है EMS नंबूद्रिपाद। EMS नंबूद्रिपाद की भी आज जयंती है। इनका जन्म आज ही के दिन 1909 में हुआ था। और जैसे बात की जाए तो कहां पर इनका जन्म हुआ? पालघाट नाम की एक जगह है, पालघाट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। कहां पे? केरल में। तो ये केरल से थे। और इनकी मृत्यु 19 मार्च को हुई थी, 19 मार्च 1998 को। कहां पे? तिरुवनंतपुरम में। और ये तिरुवनंतपुरम भी कहां पर है? तिरुवनंतपुरम, तो ये भी तो केरल में ही है। ठीक है ना। और जैसे इनके बारे में कहा जाता है कि ये केरल के सीएम रहे थे। ठीक है, केरल के सीएम कब से कब तक रहे इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। 5 अप्रैल 1957 से लेकर 31 जुलाई 1959 तक ये सीएम रहे। उसके बाद में फिर से ये सीएम बने थे। कब फिर से सीएम बने? ये 6 मार्च
67 को, और फिर कब से कब तक रहे, 6 मार्च 1967 से लेकर 1 नवंबर 1969 तक ये सीएम रहे। तो इस प्रकार से इनका ये 2 बार कार्यकाल रहा केरल के सीएम के रूप में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी आपने सुना होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई, 1930 की बात है। और उस समय जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उस समय नंबूद्रिपाद ने भी उसमें भाग लिया था, और ये क्या हुए थे, जेल में भी डाल दिए गए थे। और केरल के कौन से नंबर के ये सीएम रहे, तो आपको लिख देना है ये केरल के प्रथम सीएम थे। पहले सीएम केरल के कौन थे, तो आपको इनका नाम लिखना है। और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे ये, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जब आप अपने यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां पर आपको शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगी, बहुत से क्वेश्चन मैंने वहां पर दिए हुए हैं, तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, भारत में पहली बार ऐसा हुआ था कि इस केरल में कोई गैर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना है, क्योंकि ये सीपीआई के थे। चलो जी, अब चलो एक क्वेश्चन बताएंगे। केरल के पहले मुख्यमंत्री के बारे में तो हमने बात कर ली, जिनका नाम मैंने आपको बताया है EMS नंबूद्रिपाद। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो फिर किसका नाम आएगा? अगर आपने लिखा होगा बी ऑप्शन पिनरई विजयन, तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। थोड़े ही दिन पहले आपको मैंने एक न्यूज कवर करके बताई थी, शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केरल में हाल ही में क्या हुआ था, एक प्रस्ताव पेश किया गया था पिनरई विजयन के द्वारा, जिसे पारित भी कर दिया गया। और वो किसके लिए था? केरल का नाम बदलने के लिए था। केरल का नाम ये क्या करना चाहते हैं, इसे अब ये केरलम कर देना चाहते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि मलयाली भाषा में केरलम कहा जाता है, केरल नहीं कहा जाता। और हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की बात कही गई है, उसमें सभी भाषाओं में केरल शब्द यूज किया गया है, केरलम नहीं किया गया। तो पिनरई विजयन ने केरल की विधानसभा में ये पेश किया। उन्होंने कहा कि अब इसे केरलम कर देना चाहिए, और ये बात इन्होंने फिर केंद्र की तरफ भेजी है। अभी देखते हैं कि केरल का नाम केरलम कर दिया जाएगा, या फिर केंद्र सरकार पहले की तरह कुछ कमियां निकालकर कहेगी कि कुछ आप और बदलाव कीजिए, फिर हम देखेंगे। क्योंकि पहले भी केंद्र सरकार ने एक बार ये प्रस्ताव इनको वापस भेज दिया था, कुछ चीज एडिशन करने के लिए और कुछ रिमूव करने के लिए। नायब सैनी कहाँ के हैं, तो ये वर्तमान में हरियाणा के सीएम हैं। और इनसे पहले हरियाणा के सीएम कौन थे? मनोहर लाल खट्टर, जो अभी वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री हैं। मोहन चरण मांझी की बात की जाए तो ये कहाँ के हैं, तो ये हैं ओडिशा के। ओडिशा में तो आपको पता है काफी लंबे समय से 2000 से लेकर 2024 तक किस पार्टी की वहां पर सत्ता रही थी? बीजू जनता दल की, जिसे हम बीजेडी के नाम से जानते हैं। नवीन पटनायक वहां पर भूमिका निभा रहे थे। लेकिन अब की बार ओडिशा में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ था? बीजेपी ने इसमें क्या है, अपना बहुमत साबित किया। और बीजेपी की तरफ से पहली बार कोई सीएम बना है ओडिशा में, जिसका नाम क्या है? मोहन चरण मांझी। ये एक आदिवासी नेता हैं और वहां पर 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। भूपेंद्र पटेल की बात की जाए तो ये कहाँ के हैं वर्तमान में, तो ये हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। ठीक है, और गुजरात हमारे भारत के कौन से हिस्से में पड़ता है, तो आपको लिख देना है पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। अब चलो हम चलते हैं नेक्स्ट, इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है चंद्रभानु गुप्त। ठीक है, कई बार आपको गुप्ता भी पढ़ा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। कहां पर? 14 जुलाई 1902 को हुआ, अलीगढ़ में। और अलीगढ़ कहां पर है? सभी को पता है कि ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। इनकी मृत्यु 11 मार्च 1980 को हुई थी। किस वजह से इनको जाना जाता है? ये हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे, स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे।
समाज सुधारक कह सकते हैं आप इनको, ठीक है। और इसी के साथ साथ इनको उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में भी कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यूपी के ये सीएम भी रहे, और कब से कब तक ये सीएम रहे, तो इनका पहली बार का कार्यकाल देखा जाए तो 7 दिसंबर 1960 में ये बने थे और 2 अक्टूबर 1963 तक रहे। तो ये इनका पहली बार का कार्यकाल रहा। फिर इनको एक बार और मौका मिला सीएम बनने का, और ये 14 मार्च 1967 को सीएम बने। और फिर कब तक रहे थे? 3 अप्रैल 1967 तक रहे। ये इनका दूसरी बार कार्यकाल था एज ए सीएम। इनको फिर से मौका मिला था, और फिर से जब देखा जाए तो कब बने थे ये? 28 फरवरी, यहीं पर लिख देते हैं, 28 फरवरी 1969 में ये सीएम बने, और 18 फरवरी 1970 तक ये सीएम रहे। ये इनका तीसरा कार्यकाल था एज ए सीएम। तो यूपी के ये 3 बार सीएम रहे थे। इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? इन्होंने उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा और कृषि शिक्षा के लिए बेहतरीन प्रयास भी किए, ठीक है। और इनके बारे में एक बात आपको और बातें ध्यान में रखनी है, काकोरी कांड कब हुआ था, इसके बारे में आप ये क्वेश्चन बताइए। ये मैंने क्यों पूछा है? क्योंकि काकोरी जो ये कांड हुआ था ना, इसमें क्रांतिकारी जो थे, उन क्रांतिकारियों को बचाने के लिए ये आए थे, उनकी वकालत की थी इन्होंने, ठीक है, वकालत की थी इन्होंने। क्लियर हुआ? चंद्रभानु गुप्त के बारे में आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। अगर आपने लिखा होगा 1925 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ऐसा कहा जाता है कि 1925 में एक ट्रेन को लूटा था भारतीय क्रांतिकारियों ने, और उस ट्रेन को लूटने की जो योजना बनाई थी उसका अगर हम थोड़ा सा विस्तार से देखें विवरण, तो उसमें नाम किसका आता है? राम प्रसाद बिस्मिल का आता है। राम प्रसाद बिस्मिल ने योजना बनाई उस ट्रेन को लूटने की, और उस ट्रेन को लूटने में इनके और साथी कौन कौन थे? तो अशफाक उल्ला खां का नाम आता है, अशफाक उल्ला खां। और इनके साथी और भी रहे, जैसे चंद्रशेखर नाम आता है, और राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी को इसमें फांसी दे दी गई थी 2 दिन पहले। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी देने से 2 दिन पहले राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई थी। इसमें आपने एक नाम और सुना होगा सचिंद्र सान्याल का। सचिंद्र सान्याल जो हैं, इनको क्या हुई थी? इनको उम्र कैद हुई थी। और एक नाम शायद आपने और भी सुना होगा, मनमथ नाथ गुप्त, ठीक है। तो ये जो हैं, ये कुछ इनमें शामिल थे इस काकोरी ट्रेन एक्शन में। इसे काकोरी ट्रेन एक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इस ट्रेन को लूटा, क्योंकि वो खजाना अपना ही था, अंग्रेजों ने तो हमसे ही तो लिया था। सचिंद्र सान्याल जो हैं, उनको क्या हुई थी? इसमें उम्र कैद हुई। और जब हम मनमथ नाथ गुप्त की बात करते हैं तो इनको 14 वर्षों की सजा सुनाई गई थी, 14 वर्षों की जेल, और बाकी जो हैं उनको फांसी दे दी गई थी। और ये जो निर्णय कब लिया गया था? 6 अप्रैल 1927 को लिया गया था। इस घटना में जुड़े 43 लोगों पर यह मुकदमा चलाया गया था। और जब हम बात करें इसमें वकालत कौन कर रहे थे इन क्रांतिकारियों की तरफ से, तो नाम इन्हीं का आता है, और इसी वजह से ये चंद्रभानु गुप्त सुर्खियों में आए थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। अब चलो चलते हैं हम आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में भी हम बातें कवर कर लेते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है YV चंद्रचूड़। YV चंद्रचूड़ ये क्या रहे हैं? ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के CJI रहे हैं, ठीक है। तो चलो पहले कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जल्दी से बताएंगे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। अगर आपने बी ऑप्शन टिक किया होगा धनंजय वाई चंद्रचूड़, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। इनको हम DY चंद्रचूड़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के क्या हैं? मुख्य न्यायाधीश हैं। लेकिन जब हम बात करें
वाई वी चंद्रचूड़ के बारे में, ये भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जैसे हम बात करें इनका कार्यकाल सीजीआई के रूप में कब से कब तक रहा, तो 22 फरवरी को ये चीफ जस्टिस बने 1978 में, और 11 जुलाई 1985 तक ये सीजीआई के रूप में कार्यरत रहे। ठीक है, इनका वैसे अगर हम पूरा नाम देखें तो वाई का मतलब होता है यशवंत, और वी का मतलब होता है विष्णु, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। तो ये प्रकार आपको ध्यान में रखना है। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जुलाई 1920 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर? पुणे में। वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो आप लिखेंगे पुणे, और उस समय उसे हम पुणे के नाम से जानते थे, जो कि बंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से ये क्षेत्र कहां पड़ता है, तो आप कहेंगे ये महाराष्ट्र का एरिया है। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 14 जुलाई 2008 में, और सुप्रीम कोर्ट के ये सीजीआई रही। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और जैसे आप सभी को पता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे होते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको पता है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि हमारे भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनको सर्वसम्मति से चुना गया था, तो नाम आता है नीलम संजीव रेड्डी का। ठीक है, तो ये प्रकार आपको ध्यान में रखना है इनके बारे में। वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो धनंजय वाई चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आज इस प्रकार से हमने कुछ बातें कवर की हैं। आज के दिन की क्या क्या खास बातें हैं उनको हमने करंट अफेयर्स के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, और मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं। अगर आपने अच्छे जवाब दिए हैं तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं भी दे पाए हैं तो भी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एड्यूरोही ऑफिशियल। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब तो हो ही गया, इसके अलावा टेलीग्राम, फेसबुक, मोज, हिप्पी, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से आप हमें डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एड्यूरोही 24। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सर्च कीजिए एड्यूरोही 24। अगर आपको यूट्यूब पे सर्च करना है तो एड्यूरोही ऑफिशियल। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत।